नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के लोगों की जेबें भी हल्की होंगी। प्रदेश सरकार ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये का सेस लगाया है। आधी रात से पेट्रोल और डीजल पर नई दरें लागू हो गई हैं। इस तरीके से पेट्रोल पर सरकार का सेस बढ़कर 4.5 रुपये हो चुका है, वहीं डीजल पर सेस बढ़कर 3 रुपये पहुंच चुका है। सरकार को इससे हर साल करीब 527 करोड़ का राजस्व मिलेगा। सरकार ने ऐसे समय पर पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाया है जब हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में पेट्रोलियम कंपनी इजाफा कर रही है। बीते 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल पर करीब 2.25 रुपये तक बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये का सेस लगने के बाद अब पेट्रोल 81 रुपये 98 पैसे और डीजल 72 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, तो ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें 1 रुपये की और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 5 दिनों में लगातार कीमतें बढ़ रही है। 8 जून को पेट्रोल की जो कीमत थी वो 78 रुपये 80 पैसे थी और डीजल की कीमत थी 69 रुपये 42 पैसे। 9 जून को पेट्रोल की कीमत 1 रुपये और बढ़ी और वो हो गई है 79 रुपये 36 पैसे और डीजल हो गया है 69 रुपये 98 पैसे। 10 जून को अगर देखा जाए तो फिर पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ और 79 रुपये 78 पैसे पेट्रोल हो गया, तो डीजल 70 रुपये 41 पैसे। तो ऐसा लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। ऊपर से 1 रुपये और अतिरिक्त अब मध्य प्रदेश की जनता को देने होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, ठीक है, हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि खजाना खाली है और आते ही खजाना भरने के लिए जनता की जेब पर कहीं ना कहीं हाथ अब पहुंच चुका है। क्या अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, राजनीति शुरू हो चुकी है और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सरकार का खजाना है, क्या वो भरने के लिए आम जनता पर ही टैक्स का और अतिरिक्त बोझ डाला जाएगा? आखिरकार जिसके ऊपर भी ये बोझ डाला जा रहा है वो भी जनता ही है और वो भी कोरोना की इस आपदा से पीड़ित है। तो निश्चित ही ये 1% का जो अतिरिक्त सेस लगाया गया है और पहले से ही पिछले 5 दिनों से लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ रहे थे, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अगर कहें कि कोड़ में खाज कर दी है तो शायद गलत नहीं होगा और आम लोगों पर इसका बोझ पड़ना तय है। हालांकि सरकार को ज़रूर जो माना जा रहा है 500 करोड़ से ज़्यादा का जो अतिरिक्त राजस्व है वो सरकार को इससे मिलेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने इस कोरोना आपदा के बीच में कई ऐसे योजनाएं हैं जिनमें गरीबों को पैसा बांटने का काम किया है, लेकिन जब खजाना खाली था और पैसे बांटे गए तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या उसकी भरपाई आम जनता से, उस खास तौर से मिडिल क्लास से होगी जो वाकई में भी इस कोरोना आपदा में परेशान रहा है। तो देखना होगा कि आखिरकार कब तक ये मार झेलनी पड़ेगी आम जनता को। और राजनीति तो अपनी जगह है ही, स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष की ओर से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। से भी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा ही खर्च आम जनता को करना पड़ता है। साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। सीएम महिला स्व सहायता समूहों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का फेसबुक पर लाइव प्रसारण होगा। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में सीएम जुड़ेंगे और महिला स्व सहायता समूह की सदस्य भी इसमें शामिल रहने वाली है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों पर अब महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगेगी। महिला कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर सवाल खड़े हुए थे। आबकारी आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शराब दुकानों पर केवल पुरुष कर्मचारी की ड्यूटी करेंगे। आबकारी विभाग के कर्मचारी, नगर सैनिक और आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाए। न्यूज़ 18 ने शराब दुकानों पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद ये संज्ञान लिया गया और सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए।
वही खबर सागर से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सागर में शराब दुकानों पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। कलेक्टर ने ड्यूटी के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कलेक्टर ने मामले पर कार्रवाई की है। दरअसल यहां पर शिक्षकों की शराब दुकान पर ड्यूटी लगा दी गई थी, जिसको लेकर आपत्ति भी देखने को मिली थी और हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। शिक्षक बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करता है और वो अगर वहाँ शराब दुकानों पर ड्यूटी करेगा तो फिर कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ ही न्याय नहीं होगा। इस लिहाज से फिर ये फैसला कलेक्टर ने लिया और इनकी ड्यूटी वहाँ से हटा दी गई। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने अजीबोगरीब बयान दिया है। कुपोषण के सवाल पर सांसद ने कहा कि लड़कियां शराब और दूसरे नशों की आदी हो रही हैं, जिसके कारण बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। सांसद ने कुपोषण के लिए चाउमीन को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा कि सिर्फ सरकार को कुपोषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कुपोषण के कई कारण है, खान पान की गड़बड़ी है। आप चाउमीन खाओगे और स्वस्थ बच्चे पैदा होगा, चाउमीन खाने से स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं होगा। कुपोषण के लिए कई शहर वाले चाउमीन खाते कि गांव वाले भी चले जाओ ना, तमाशा देखो। शराब पीने से कुपोषित बच्चा पैदा होगा, वो बचेगा। आखिर कुछ तो खा रहे हैं लोग, यहाँ खाने को शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर रहे हो, मजदूर औरतें जिस तरह से हो रहा है वो सब। आदमी पी रहा है कि औरत आप दूर समाज कहाँ हो? 16-16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही। तो सुन लिया आपने सांसद महोदय को। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बैठक हुई। चुनाव संचालन के लिए बनी समिति ने रणनीति पर चर्चा की है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, राकेश सिंह और गौरीशंकर शेजवार की बैठक में मौजूद रखे। बैठक में 13 सीटों को लेकर 100% जीत का लक्ष्य बनाया गया। इसे लेकर जल्द चुनाव दफ्तर और चुनाव टीम का गठन किया जाएगा। ग्राम केंद्र और नगर केंद्र की टीमों का भी गठन होगा। आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को भी बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें 11 सीटों पर मंथन किया गया था। देखिए, स्वाभाविक है, विधानसभा के उपचुनाव हैं, 24 सीटों पर है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से इस चुनाव को जीतने में लगा है। स्वाभाविक है, रणनीति को लेकर, आगामी तैयारियों को लेकर ये बैठकों का क्रम होता आया है और होता जाएगा। सर, नाराज है कुछ लोग, जैसे घनश्याम प्रोनिया ने भी दवा ठोका है, फारूक साहब की नाराजगी है, दीपक जोशी। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, उपचुनाव में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। नहीं, देखिए, नाराजगी आपके सामने आ चुकी है। हमारे संगठन में बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाया जाता है। पार्टी संगठन से 1 नहीं 2 बार बातचीत हुई है और मेरे तो अध्यक्ष जी ने मुझे बुला के बात की है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी में सुनवाई का जो दौर है वो पूरा हुआ है और हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। हम सब साथ में, महाराज शिवराज सिंह जी, नरेंद्र, सब लोग बिल्कुल एकजुट हैं। आपस में पूरी आत्मीयता के साथ हमने महसूस की है आत्मीयता। वो हमारे जो बीजेपी जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ भी लोकल है, तो बल्कि ईमानदारी की बात यह है, जो मैं बिल्कुल दिल से कहूँ कि कांग्रेस में रहते हुए तो चाहे लोकल स्तर पे या बड़े स्तर पे हमें ऐसे लगता था जैसे दूसरे गुट के आदमी कि जैसे दुश्मन के पास आ गए या दुश्मन हमें देख रहा है दुश्मनी की नज़र से। लेकिन कांग्रेस में ये हालात थे, बीजेपी में आके हमें ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले से यहीं थे और ये सब हमारे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ के विधायक कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, उसी तरह राजस्थान में बीजेपी विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार गिराने की साजिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आज लोकतंत्र की हत्या की है केंद्र के नेतृत्व ने कि उनके इशारे पे सरकार गिराई हमने। शिवराज जी खुद कबूल कर रहे हैं कि उसकी हम निंदा करते हैं। केंद्र सरकार अब राजस्थान में, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में गिराने के लिए पहुंच रहे हैं। 25-40 करोड़ रुपया लेके जाके बैठ गए वहाँ पर।
अपने गहलोत चीफ मिनिस्टर का अभी क्या आज बयान आया कि एक को 35 से 40 करोड़ रुपया देने के लिए उन्होंने ऑफर दे दिया। विधायक भग भग के आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर होटल में रुकवाया सब विधायकों को कि कोई किसी को मतलब बिकने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जिस तरह से मध्य प्रदेश के साथ उन्होंने छलावा किया है वो ऐसा राजस्थान में न करने दे। इंदौर में कोरोना के बड़े मामले, कोरोना के 57 नए केस पॉजिटिव मिले हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4029 हो चुकी है। अब तक 2700 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबर श्योपुर से, जहां पर तहसीलदार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तहसीलदार रजनी बघेल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 58 पहुंच चुकी है। अब तक जिले में 2 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। 7,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक का कोरोना से 435 लोगों की मौत हुई है। इंदौर और भोपाल में कोरोना के मामले ज्यादा नजर आते हैं। अध्यक्षता में रायपुर में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैठक हुई। स्कूलों और कॉलेजों में जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार अगस्त से क्लासेस शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल सभा और समारोह का आयोजन पर रोक जारी रहेगी। 20 अगस्त को प्रदेश के 19 लाख किसानों को न्याय योजना की दूसरी किश्त दी जाएगी। तो आपको बता दें कि अब मास्क की अनिवार्यता पर और ज्यादा जोर दिया जा रहा है और यही वजह है कि 100 रुपये के जुर्माने का फैसला लिया गया। इसके अतिरिक्त स्कूल और कॉलेज में जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी किया गया है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार अगस्त से क्लासेस शुरू करने पर विचार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सर्वप्रथम कोरोना की वर्तमान परिस्थिति के बारे में समीक्षा किया गया। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लगभग 3 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों का आगमन हो चुका है और संक्रमण को रोक पाने में प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी और फील्ड के जितने स्टाफ हैं उनकी मेहनत से अभी भी हम लोग छत्तीसगढ़ में सफल हो पाए हैं। उसके बावजूद भी इस बात की समीक्षा किया गया कि कितने क्वारंटाइन सेंटर में अभी लोग हैं, अभी भी जो मजदूर आएंगे उनके लिए किस तरीके से आइसोलेशन और क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा सकेगी, लॉकडाउन की और क्या स्थिति होगी। निर्णय ये लिया गया है कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में परिस्थिति है रोक पाने में, इसमें अगर हम लोग सफल हैं तो इसी परिस्थिति को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। केवल जो परिवहन वगैरह जितना अभी बंद है उसी तरीके से रहेगा, किंतु स्कूल कॉलेजों में हम लोगों ने पहली तैयारी की थी कि जुलाई माह से हम लोग स्कूल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, लेकिन अभी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार की एडवाइजरी आ गई है तो हम स्कूल कॉलेज प्रारंभ नहीं करेंगे, क्लासेस नहीं लगेगी, लेकिन स्कूल कॉलेजों को अब अनुमति दी जाएगी कि जुलाई माह से अपना एडमिशन और अन्य प्रक्रिया प्रारंभ कर ले। दूसरा, थोड़ी सी वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी समीक्षा किया गया। केंद्र सरकार से हमारा लगभग 1400 करोड़ रुपया पिछले साल का आना बकाया है और इस साल का भी जो टैक्स का हर माह केंद्र सरकार से कटौती करके हम लोगों को मिलता है वो राशि भी नहीं आ पा रही है, तो उसकी पूरी समीक्षा की गई और जो केंद्र से देय राशि है उसके बारे में अनुरोध करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। तीसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि सख्ती और लॉकडाउन जैसी कोई बड़ी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में मास्क को अनिवार्य किया गया है और जो बगैर मास्क के पाए जाएंगे उसको 100 रुपया प्रथमता दंडित किया जाएगा जुर्माना के रूप।
प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1445 पहुंच चुकी है। इनमें से 895 एक्टिव मामले हैं। तो वहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के लिए सैंपल ज्यादा आ रहे हैं, जबकि टेस्टिंग की क्षमता इतनी नहीं है, जिससे सैंपल लेने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है। टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए लैब तैयार किए जा रहे हैं, जो महीने के आखिरी तक तैयार हो जाएंगे। 4 से 5 लाख लोगों के आने का है, जिसमें करीब कल तक की रिपोर्ट जो मेरे पास आई थी उसमें 3,80,000 लोग आ चुके थे और करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग वापस घरों में जा चुके हैं। कहीं कहीं ये बात इतने बड़े व्यवस्था में होती है कि चूक हो गई। ऐसा नहीं है कि चूक नहीं हो सकता कि 100% सब ठीक चले, और समझने में और करने में कर्मचारियों में अगर वो चूक होती है तो उस कारण से कभी कभी ये स्थिति बनती है कि 14 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद जो 10 दिन का होम क्वारंटीन है, तो रिपोर्ट के लिए सैंपल गया है कुछ लोगों का, लेकिन इसके पहले की सैंपल आए 14 दिन पूरे हो गए तो लोग भी उतावले रहते हैं और कहीं ना कहीं कर्मचारियों के माध्यम से ये गलती हुई हो, ऐसा हो सकता है। मेरी भी जानकारी में 2-4 जगह ये बात आई। उसके बाद ये स्पष्ट कह दिया गया था और लोगों को समझाने के लिए भी मैंने कहा कि 10 दिन अगर आपको और होम क्वारंटीन में रहना ही है तो 14 दिन के बाद कुछ दिन अगर आ जाते हैं तो बेहतर ये है कि थोड़ा सब्र और कर लें। इतनी तकलीफें आप लोग सह रहे हैं तो थोड़ा दिन और क्वारंटीन सेंटर में रह लें, घर से थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। लॉकडाउन की बातें चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में जरूरी है कंप्लीट लॉकडाउन? मामले जैसे लोगों का तर्क भी इसमें यही है कि जब 5-10 मरीज थे तब संपूर्ण लॉकडाउन था, अब हजारों में आ रहे हैं तो संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। ये राय आ रही है, आज चर्चा होगी, देखें क्या निर्णय होता है। 12 तारीख को सीएम साहब ने बैठक बुलाई है तो उसमें राय लेंगे, मुझे लगता है इस बाबत। क्या बारिश के मौसम में बीमारियां ज्यादा बढ़ेगी? अरे वो नहीं बारिश हो गया उसे। राजनांदगांव के पेंट्री क्वारंटीन सेंटर में एक प्रवासी मजदूर की चप्पल और थप्पड़ से पिटाई का वीडियो सामने आ रहा है। एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने प्रवासी मजदूर की ये करते हुए पिटाई कर रहा है कि 1.5 घंटे कहाँ गया था और शराब खरीदकर कहाँ से आया है। पिटाई करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी का नाम कौशल शर्मा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में सीएमएचओ ने शोकाज नोटिस जारी कर आरोपी अधिकारी को क्वारंटीन सेंटर से हटा दिया है। वो एक्चुअली इसकी घटना ही है, मैं जांच करवाया हूँ, शोकाज नोटिस भी जारी किया और वहाँ से उसको हटा भी दिया हूँ उस ड्यूटी से। घटना ये है कि वो जो व्यक्ति जिसको मारते हुए दिखाया गया है वो बीच में एम्बुलेंस जब सिट कर रहे थे, गाड़ी रुकी तो उतर के वो चला गया बाजार कहीं। लौट के 1.5 घंटे तक गाड़ी बैठे रहे, लोग ढूंढते रहे, नहीं मिला। जब फिर पैदल क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा तो दारू पी के आया था और साथ में दारू। बिलासपुर के एक क्वारंटीन सेंटर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर क्वारंटीन रख रखे लोगों के परिजन बिना रोक टोक के यहां पहुंच रखे हैं और इन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के रसदा गांव का है, जहां पर प्राथमिक शाला में बने क्वारंटीन सेंटर में ग्रामीण अपने परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं, जिन्हें कोरोना के लिए यहां कोई जवाबदार अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। कवर्धा में राहत शिविर से 8 मजदूरों ने भागने की कोशिश की। मामला पिपरिया थाना इलाके के मंथानी राहत शिविर का बताया जा रहा है। यहां पर बाहर से आए मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। मजदूर कोरोना की जांच रिपोर्ट आने में देरी से परेशान होकर भाग निकले। बताया जा रहा है कि कई मजदूर यहां 20-25 दिन से रुके हुए हैं। पुलिस ने सभी मजदूरों को पकड़ लिया है। दुर्ग के खनोदा गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। एम्स से फरार हो गया था। कोरोना मरीज पहले एम्स से भागकर अपने गांव पहुंचा और फिर मोटरसाइकिल लेकर भागने के लिए बताया जा रहा है कि खनोदा के
कंटेनमेंट जोन में सुरक्षाकर्मी नहीं थे, जिसका फायदा उठाकर शख्स भाग निकला। पुलिस मरीज की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार युवक का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। आई थी कि एम्स से एक व्यक्ति जो है वो पहले पॉजिटिव जो आया था वो हनुदा ग्राम में दिख रहा है। इस मामले में पूरी तरीके से तहकीकात की गई और मेडिकल टीम से भी संपर्क किया गया, तो इसमें ये जानकारी सामने आई है कि तथाकथित जो युवक था उसका जो कोविड-19 का टेस्ट था वो 2 बार नेगेटिव आ चुका था, उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया था। बाकी की जो जानकारी है कि वो युवक कहाँ आया था, क्यों आया था। कवर्धा में 200 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। सुरक्षा के लिहाज से यहां 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 34 कमरों में 200 बेड का इंतजाम किया गया है। यहां पर बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। कलेक्टर ने कोविड सेंटर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा भी लिया है। बेसिक रूप से राज्य शासन के निर्देश पर हम लोगों ने महाराजपुर में जो कन्नड़ छात्रावास परिसर है उसको आइसोलेशन सेंटर के रूप में डेवलप करना है। वो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब राज्य सरकार राज्य शासन जिस दिन भी हमें बोलेगी वहाँ पे पेशेंट रख के ट्रीटमेंट चालू करना है, तो हमारी व्यवस्था पूरी तैयार, हमारी वो जो तैयारी है वो पूरी। खबर सूरजपुर से, जहां पर आज दुकानें बंद रखने वाली हैं। शनिवार दुकानें बंद रहेगी। श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है। पहले रोज दुकानें खोलने का प्रशासन ने आदेश दिया था, लेकिन आज शनिवार है और दुकानें बंद आज रहेंगी। प्रदेश में 3 मादा हाथियों की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच को की प्रदेश सरकार ने। सूरजपुर और बलरामपुर में हुई हाथियों की मौत की जांच के लिए रिटायर्ड प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। यह समिति 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के.सी. बेवर्ता, इनकी अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया है। जांच दल के ये अध्यक्ष होंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर आर.पी. मिश्रा वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं, इसमें सदस्य रहेंगे। डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर देवा देवांगन, ये दोनों वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर राकेश वर्मा पशु चिकित्सक हैं और डॉक्टर देवांगन जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये भी सदस्य रहेंगे। और अपर प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य प्राणी सदस्य सचिव, इनको मनोनीत किया गया है। प्रतिवेदन की अवधि 30 दिनों के भीतर इनको रिपोर्ट देना है। और जो जांच के बिंदु हैं, मृत्यु के कारण एवं परिस्थितियां, क्या किसी स्तर पर कोई चूक हुई है, यदि हाँ तो उत्तरदायित्व, क्या इस घटना को रोका जा सकता था, अन्य कोई ऐसा बिंदु जिसे कमेटी जांच के दौरान आवश्यक समझे, और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। कल को अगर आप नहीं रहे